चलिए, तो बजट के बाद जिस तरह से हमने एलटीसीजी और एसटीसीजी में बदलाव होते हुए देखा है और बहुत सारे निवेश विकल्पों के लिए जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है उसमें भी तब्दीलियां आई है। अब इससे जुड़ा हुआ बदलाव, आप अगर अंतर्राष्ट्रीय फंड में निवेश कर रहे हैं, ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं, भले ही वो किसी म्यूचुअल फंड के जरिए हो, ईटीएफ के जरिए हो, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए हो, किस तरह से इस पर टैक्स लगेगा? आप एक निवेशक हैं, इन तमाम निवेश विकल्पों में अगर निवेश कर ही रहे हैं तो टैक्स ट्रीटमेंट समझना भी बहुत ज़रूरी है। और उस टैक्स ट्रीटमेंट के बदौलत अगर आपकी निवेश में रणनीति को लेकर कोई बदलाव करना है तो वो भी आपको ज़रूर करना चाहिए। विस्तार से बात करते हैं। पीयूष चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स आईएफएल सिक्योरिटीज़। और पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो पीयूष, एलटीसीजी अब लगभग हो गया है 12.5% और उसके साथ साथ जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनके लिए जो समय हो गया है 12 महीने का। मुझे ये बताइए कि अब इसका कनेक्शन, अगर मैं इंटरनेशनल निवेश के लिहाज से इंटरनेशनल फ़ंड्स की बात करूं, फंड ऑफ फंड्स की बात करूं, ईटीएफ्स की बात करूं, तो क्या ट्रीटमेंट में बदलाव जो 1 अप्रैल से अब हमें लागू भी होता हुआ दिखाई देगा या तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है? बताइएगा। थैंक यू कविता। पहली बात तो बजट के दो क्लियर डायरेक्शन है। पहला, बजट ने एसेट क्लासेस को टैक्स न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है। इन्वेस्टर को अपने रिस्क, टाइम होराइजन और फाइनेंशियल गोल के अनुसार एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि टैक्स को ध्यान में रख के। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया गया है, वो बजट में लॉन्ग टर्म निवेश को पुश किया गया है। आप कोई भी कैटेगरी देख लें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्स का भी फायदा मिल रहा है। क्योंकि जो टैक्स डिफरेंस था एलटीसीजी और एसटीसीजी में, वो उसको ज्यादा कर दिया गया है। और जहां तक बात है गोल्ड या कमोडिटी फंड्स की और इंटरनेशनल फंड्स की, बजट में होल्डिंग पीरियड्स फॉर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और फंड ऑफ फंड और ओवरसीज फंड्स को, जो पहले 36 महीने का होता था, उसको कम करके अब 24 महीने कर दिया गया है। और इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि पहले एज पर टैक्स स्लैब हुआ करता था, उसको अब 12.5% कर दिया गया है फ्लैट। ये एक बहुत बड़ा कदम है, जो निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत फायदे की चीज है। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें, तो कोई भी इन्वेस्टर जिनका टैक्स स्लैब जिनका टैक्स स्लैब जो था ज्यादा था, उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प बन के आएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करेंगे इसमें, तो ये सारे अब एज पर टैक्स स्लैब, जो कि जैसे पहले ट्रीट होते थे वैसे ही ट्रीट होंगे। जहां तक गोल्ड और सिल्वर की बात है, अगर आप पहले देखें, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक था, वो शॉर्ट टर्म हमेशा एज पर टैक्स स्लैब था, लॉन्ग टर्म भी एज पर टैक्स स्लैब था, बट इंडेक्सेशन बेनिफिट हुआ करता था। अब वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है और जो आप टैक्स उस पर देते थे उसको अब 12.5% कर दिया गया है। तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज है फॉर ऑल द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दैट आर देयर। लेकिन अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय निवेश की अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। पीयूष, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय निवेश की अगर हम बात करें तो हम कुछ फंड्स ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश को लेकर उसमें एक्सपोजर है। आप ईटीएफ के जरिए भी निवेश कर रहे हैं, आप इंडेक्स फंड्स के जरिए भी निवेश कर रहे हैं, आप फंड ऑफ फंड के जरिए भी निवेश कर रहे हैं। अब इस बदलाव के बाद कौन सा निवेश का विकल्प आपके लिए सही बैठता है? तो अगर आप इस बजट से पहले, ये सारे फंड जो थे वो डेट फंड की तरह ट्रीट होते थे, यानी इन्वेस्टर को एज पर टैक्स स्लैब अपना कैपिटल, अपना टैक्स भरना होता था। पर अब इन पे एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20% लगेगा और एलटीसीजी 12.5% लगेगा। यानी अगर आप फंड्स में 24 महीने से ज्यादा फंड्स को 24 महीने से ज्यादा होल्ड करेंगे तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 24 महीने से कम करते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। ईटीएफ्स में एसटीसीजी अभी भी एज पर टैक्स स्लैब है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो एज पर टैक्स स्लैब है, और एलटीसीजी 12.5% लगेगा। तो इन्वेस्टर जिनको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, उनको टाइम होराइजन 24 महीने से ऊपर रखना होगा, और अगर आपका टाइम होराइजन 24 महीने से कम है तो आपके लिए फंड का विकल्प ज्यादा बेहतर होगा बजाय ईटीएफ के।
अब सोने चांदी में किसी को एक्सपोजर चाहिए हो तो अब गोल्ड फंड्स के जरिए निवेश करें, ईटीएफ के जरिए निवेश करें, या दोनों समान बैठेगा फिर? तो जहां तक गोल्ड फंड्स की बात है या गोल्ड ईटीएफ्स की बात है, तो इस बजट में होल्डिंग पीरियड्स ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने कहा, वो 36 महीने से 24 महीने कर दिया गया है। और इन चेंजों के कारण गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स जो हैं, इनमें निवेश करना और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आपको टैक्स एडवांटेज मिल रहा है नो, बल्कि एक अच्छा नो अवसर भी मिलता है अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए। इन पर हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टर्स को अपना रिस्क डाइवर्सिफिकेशन परसेंटेज और अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रख के अपने पोर्टफोलियो में स्कीम्स चुननी होगी। और इसके लिए जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, या अगर आप खुद निवेश करते हैं, तो आपको एक अच्छे तरीके से रिसर्च करके इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि सारी चीजें करने के बाद जो परफॉर्मेंस है आपके स्कीम्स की, या तो वो अंडरलाइन एसेट्स पे डिपेंड करेगी, या तो अंडरलाइन मार्केट पे, अगर आप किसी इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करें। इसी के साथ साथ जो भी लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं पीयूष, उनके लिए टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? डेट के लिहाज से होगा? जिन गोल्ड बॉन्ड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एज पर टैक्स लाभ रहेगा, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लोग मैक्सिमम जो इन्वेस्ट करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, वो 7 साल के होराइजन से इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपके टैक्स ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपका रिटेल इन्वेस्टर के लिए निल था और वो निल ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। यदि आप 7 साल से पहले उसको एक्सचेंज पे ट्रेड कर लेते हैं या किसी कारण से एग्जिट करते हैं, तो जो भी आपका टैक्स लाभ है उसके हिसाब से आपको टैक्स ट्रीटमेंट लगेगा। अब थोड़ी सी एक क्लैरिटी की ज़रूरत, जहाँ मेरे ख्याल से तमाम जगह पे उसकी गुहार भी हो रही है कि होल्डिंग पीरियड जो है एलटीसीजी को लिहाज से, क्योंकि अलग अलग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक ग्रे एरिया भी है पीयूष, जो कि समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, जहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी की भी उम्मीद है या कम से कम मांग है। वो ग्रे एरिया क्या होगा इंटरनेशनल इक्विटी के लिहाज से और कमोडिटीज़ के लिहाज से, शायद 2 साल के होल्डिंग पीरियड को लेकर? अगर आप प्रैक्टिकली देखें, टैक्स स्लैब्स, होल्डिंग पीरियड, ये काफी सारे पिछले कई सालों में कई बार चेंज हुए। इस बार गवर्नमेंट ने इस चीज पे अंकुश लगाने की कोशिश की है। बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने ये बोला है कि कोई भी अगर आप इंटरनेशनल फंड में या गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 24 महीने से कम होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 24 महीने से ज्यादा होगा। तो ये क्लैरिटी आई थिंक अभी लार्जली इन्वेस्टर्स को समझ में आ गई है। ऑलराइट, अब मुझे बताइए, वैसे तो ये टैक्स का पहलू समझना इंपॉर्टेंट होता है यार इन्वेस्टर के लिए, बट अक्सर इन्वेस्टर्स जो है इस पहलू को भूल जाते हैं, या अगर याद भी आता है तब समझ में आएगा जब वो रिडीम कर रहे होते हैं, जब वो अपना मुनाफा बांध रहे होते हैं। तो अब इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किसी को रणनीति बनानी हो तो क्या टेक अवेज निकल कर आएंगे? वैसे तो टैक्सेशन में अगर आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं पीयूष, तो फिर हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के दौरान ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ जाए, बहुत सारे बदलाव आ जाए, जो कि हम देख भी रहे हैं कि बदलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो इसको छोड़कर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आप फिर कैसे ले सकते हैं? कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अट्रैक्टिव हो गया है, उसके टैक्सेशन में बदलाव को लेकर, ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का। तो जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए, अगर क्योंकि जो फंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो कमोडिटी फंड हो, गोल्ड या सिल्वर, या हम इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो ये सारी जो होते हैं, ये दे आर टैक्टिकल पोर्टफोलियो इन अ क्लाइंट्स ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो ये मुश्किल से 5-10 या मैक्सिमम 15% आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं आपका आप कितना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपका टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का क्या है, ये डिपेंड करते हैं कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। और ये सारी चीजें या तो निवेशक खुद समझता है, या उसका जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो उसको गाइड करता है कि आपको निवेश कैसे करना है या आपको किस तरीके के फंड लेने हैं। तो पहले क्या था कि टैक्स आर्बिट्राज की वजह से लोग बहुत सारे पोर्टफोलियोज में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस बजट में वो सारी चीजों पे अंकुश लगा दिया गया है, सबको समांतर फील्ड दी गई है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए
टैक्स भी आपके फेवर में रहेगा। आपको अपना रिस्क, इन्वेस्टमेंट होराइज़न और ख़ास करके फाइनेंशियल गोल ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना होगा। तो उसमें कभी आप कहीं पे भी आप कमोडिटी में भी एक्सपोज़र ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इंटरनेशनल इक्विटीज़ का रिस्क आप अपने पोर्टफोलियो में झेल सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा टूल है डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए। तो ये सारे विकल्प आपके अब काफ़ी सारे खुल गए हैं अब, स्पेशली टैक्स टैक्स फेवरेबल होने के कारण। ऑलराइट। चलिए, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करें और ऐसे में एक्टिव और पैसिव को लेकर तो यहाँ पर खैर वो अलग मुद्दा होगा, हम विस्तार से उस पर कभी बात करेंगे आपसे। अंतर्राष्ट्रीय फंड में अगर आपको निवेश करना है तो आपका तरीका क्या सही होना चाहिए। लेकिन कुछ चुनिंदा फंड्स मेरे ख्याल से जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर आपको देते हैं, अधिकतर समय हमने देखा है कि ये फंड ऑफ फंड्स और ईटीएफ के ज़रिए ही जो है लोग इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। सवाल आपसे अब ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि ऐसे भी एक्टिव फंड्स हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय इक्विटीज़ का भी एक्सपोजर होता है, हालांकि उसको लेकर भी कैप है, वो अभी तक बढ़ाई नहीं गई है। जिन फंड्स में जब जब मुमकिन होता है तब तक वो अपनी एक्सपोजर को लेकर कैपिंग खोल देते हैं या निवेश की शुरुआत कर देते हैं। इस तरह के एक्टिव फंड्स का क्या होगा? एक्टिव फंड्स, क्योंकि लार्जली जो एक्टिव फंड्स हैं उनमें बहुत ही कम एक्सपोजर इंटरनेशनल इक्विटीज में होता है। आमतौर पे वो 5% या 10% होता है। आई थिंक जो इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर वाला इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर वाला फंड है, उसमें 14 या 15% का एक्सपोजर है। सो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव इक्विटी फंड रादर देन फंड ऑफ फंड। उसमें उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उनमें 65% या उससे ज्यादा निवेश इंडियन इक्विटीज में है, तो उनका टैक्सेशन इक्विटी फंड्स का ही रहेगा। जहां तक रही बात फंड ऑफ फंड की, फंड ऑफ फंड जो कि इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब 24 महीने या उससे कम, तो आपको जो अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको उसमें एज पर टैक्स लाभ अपना टैक्स देना होगा। अगर आप 24 महीने से ऊपर करते हैं तो आपको टैक्स 12.5% फ्लैट लगेगा। ये एक बहुत ही अच्छा मूव है फॉर ऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ऑलराइट पीयूष, मेरे ख्याल से काफ़ी समय निकाला आपने और इतने विस्तार से तमाम पेचीदगियां समझाई। वैसे तो निवेशकों के लिए टैक्स का पहलू समझना ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ, जैसे कि चर्चा में हम कई बार शामिल कर चुके हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को लेकर आपको टैक्स का पहलू समझना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की हम कर रहे हैं तो टैक्सेशन का इम्पैक्ट अंत में पड़ता है जब आप अपने पैसों को शायद रिडीम करना चाहें, आप मुनाफा जब अपना बांधना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से तमाम पहलुओं पर आज बातचीत की हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू कविता।